नामे होते हैं। जैसे ट्रोट्स्की ने कहा था कि हमारे सरों पर एक नहीं दो आसमान है, एक नीला आसमान है, एक पीला आसमान है। उस पीले आसमान पे मुख्तलिफ सियासतदान हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फनकार हैं, दानिश्वर है, जो घूम फिर रहे हैं टेलीविजन पे, तमाम चीजों पे। जिस दिन मेहनत कश तबका और अवाम उस पीले आसमान को नीचे से देखने की बजाय ऊपर से देख देते हैं, उस दिन इनकलाब होता है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि कोई अगर इकोनॉमिक डिफरेंस ना हो तो हर सियासी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ रिफ्लेक्शन है इकोनॉमिक्स की। क्वेश्चन ये है कि इस माशी बहरान जिससे हर रोज पाकिस्तान में 10,000 आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर रहे हैं, 80% लोग नॉन साइंटिफिक मेडिकेशन पे मजबूर हैं, 50% से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने का सोच नहीं सकते। इन कंडीशंस में कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है इन पार्टीज के पास जो इसको बदल सकती है? क्योंकि किसी के पास नहीं है, क्योंकि तमाम की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये है पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी लागू नहीं करती। आप करें, लेकिन पीपल्स पार्टी लागू नहीं करती। आप ऐलान करें, पीपल्स पार्टी ऐलान करे, मोहतरमा बेनजीर ऐलान करें कि पाकिस्तान में इख्तिदार में आने के बाद तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगी, बिजली मुफ्त होगा, ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। हमने तो बुनियादी की थी तालीम मुफ्त। नहीं, आप करें, आप कहें कि हम जो प्राइवेटाइज बात सुने। अब दूसरी चीज जो शामी साहब ने दो बातें की, एक कि जो सोवियत यूनियन के टूटने पर और मार्क्सिज्म की नाकामी पर, वो मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला में कहा तेल से पैसे नहीं आ रहे। मुख्तलिफ मुल्कों में पैसे जो है वो उस लूट मार को बंद करें, IMF के पैसे देने बंद करें, अमेरिकी साम्राज्य का जो लूट मार को बंद करें, फौज पर जो खर्च हो रहा है वो बंद करें। पूरी दुनिया से ये 28 आदमी है पाकिस्तान के जिनके पास पाकिस्तान के GDP से ज्यादा दौलत है, बाहर के बैंकों में पड़ी हुई है। आप उनको पकड़ लें, उनको कहें ये पैसे लाओ, हम यहाँ तालीम मुफ्त करते हैं, इलाज मुफ्त करते हैं, क्योंकि उन लोगों की हुक्मरानी है फौज पर भी, रियासत पर भी, सियासत पर भी। इसलिए वो लोग आपको हर जगह मुकैयद रखे हुए हैं और रेवोल्यूशन के बगैर उन लोगों का इक़्तिदार टूट नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूरी समझता हूं, जो पॉइंट उठाया शामी साहब ने, इन्होंने कहा जी सोवियत यूनियन नाकाम हो गया, मार्क्सिज्म खत्म हो गया, ये हो गया। ये तो सही प्रोपेगेंडा है। मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, फैक्ट ये कि आप मुझे 1917 से लेकर 1991 तक किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन में, स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, येल में, जॉन हॉपकिंस में, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई PhD थीसिस दिखा दें, ऑक्सफोर्ड में दिखा दें, कैम्ब्रिज में दिखा दें, और मैंने और मेरे दोस्त ने उन्हें रिसर्च की थीसिस पे, जो सोवियत यूनियन पर हो या सोशलिज्म पर हो, जिसमें ये कहा गया हो, कंप्रिहेंसिवली ये पर्सपेक्टिव दिया गया हो कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा। अगर सोवियत यूनियन के टूटने का पर्सपेक्टिव किसी ने दिया था, वो सिर्फ मार्क्सिस्ट थे। लेनिन 16 जुलाई 1921, आप कहेंगे मैं पूरी वर्बटन कोट करता हूं लेनिन को, ही सेड कि बर्लिन इज द हार्ट ऑफ यूरोप एंड जर्मनी इज द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ देयर इज नो रेवोल्यूशन इन जर्मनी, द रशियन रेवोल्यूशन इज डूम्ड। आगे उसी स्पीच में लेनिन क्या कहता है कि इवन इफ यू हैव टू सैक्रिफाइस द रशियन रेवोल्यूशन फॉर द सक्सेस ऑफ द जर्मन रेवोल्यूशन, वी शैल नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकंड। 1936 लियोन ट्रोट्स्की, उसने किताब लिखी रेवोल्यूशन बिट्रेड। आप उस किताब को पढ़ें तो आपको ऐसे महसूस होगा कि 1989 से 1991 तक जो वाकयात हुए हैं वो उनका एक स्क्रिप्ट था, जो ड्रामा 50 साल बाद दुनिया की स्टेज पर प्ले हुआ है। टेड ग्रांट 1943, सिर्फ मार्क्सिस्टों ने प्रिडिक्ट किया था सोवियत यूनियन के टूटना, और 300 से 500 साल तक कैपिटलिज्म को मिले और दुनिया के 1/3 हिस्से में भी कैपिटलिज्म मुकम्मल नहीं आ सका। लेकिन 70 साल के एक एक्सपेरिमेंट को जो डिस्टॉर्शंस थी, जो लड़ते लड़ते ट्रोट्स्की मर गया उस सोशलिज्म के लिए, आप उस हिस्ट्री को बिल्कुल जाया कर दें, क्योंकि CNN, BBC, तमाम मीडिया जो है वो नहीं चाहता, क्योंकि मीडिया के तमाम मालिकान जो है वो इस हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं और हुक्मरानों के नजरियात को नहीं आगे। मेरा सवाल डॉक्टर लाल खान से है कि अगर पाकिस्तान में सोशलिज्म आ जाए तो क्या यहाँ पे हकीकी मानों में सोशलिज्म आ जाए तो क्या यहाँ पे बिजली, तालीम और सेहत फ्री हो सकती है, और कैसे हो सकती है? नजरिया सोशलिज्म, पहले तो बेसिक डेफिनेशन चाहिए कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या फर्क है। सरमायादाराना निज़ाम में हर चीज जो बनाई जाती है, आपने टाई पहनी हुई है, ये बोतल है, ये कागज है, ये इसलिए नहीं है कि हम उनका जो इस्तेमाल करते हैं। हर चीज के बनाए जाने का बुनियादी मकसद प्रॉफिट है और रेट ऑफ प्रॉफिट है, वरना कोई चीज नहीं बनती कैपिटलिज्म में। 1960 की दहाई में जो लीलैंड का मालिक था, सर जॉन टोल्डलर, उस दुनिया में सबसे बड़ी गाड़ियां बनाता था। उससे पूछा गया कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसने कहा मैं मार्केट में गाड़ियां बनाने के लिए नहीं आया,
میں پیسہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اب سوشلزم اور کیپٹلزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سوشلزم میں ہر چیز کے بننے کی، پروڈکشن کی وجہ بدل جاتی ہے، یہاں سوشلزم میں پروفٹ نکل جاتا ہے ایز انسینٹو، انسانی ضرورت اور انسانی ضروریات کی تکمیل بیسک انسینٹو بن جاتا ہے، جس میں ایک مارکیٹ اکانومی، کیوٹک اکانومی جسے مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، جبکہ سوشلزم میں ایک پلانڈ، ایک ڈیموکریٹک اکانومی ہوتی ہے۔ اور اس لیے پاکستان میں اگر سوشلزم آ جاتا ہے، یہاں پر اتنی دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، اتنی لوٹ گسوٹ ہے، ہر ایک ڈالر جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ $14 واپس لے کے جا رہا ہے، جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، اتنی لوٹ گسوٹ ہے۔ صرف یہاں یونیلیور جو ایک ڈچ، اینگلو ڈچ مونوپلی ہے، اس کی جو سالانہ یہاں پہ پروفٹ کی انکم ہے وہ ہالینڈ کے بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح ملٹی نیشنلز کی ایک لوٹ گسوٹ، امریکی سامراج کی لوٹ گسوٹ ہے، IMF کی لوٹ گسوٹ ہے، اور پاکستان کے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی لوٹ گسوٹ ہے۔ اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو اتنا سرمایہ بن سکتا ہے کہ 1 سال سے 18 ماہ میں جہاں پہ تمام بنیادی سہولیات عوام کو فراہم ہو سکتی ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے سوشلزم انتہائی مفید ثابت ہوگا، وہ سوشلزم جو شکست سے روس میں 2-4 ہو چکا ہے۔ وہ سوشلزم نہیں تھا، وہ سٹالنزم تھا، لینن نے اس کو مسترد کیا تھا، ٹروٹسکی نے مسترد کیا تھا، جو ریولوشن کے فاؤنڈرز تھے انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا۔ ایک صرف یہ کہ جو 21 سینچری سوشلزم ہے جس کا اعلان 2005 میں ہوگو شاویز نے کیا وینزویلا میں، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے آج کے اس عہد میں، اس وقت میں 4-5 چیزیں ہیں کہ وہاں پہ اس وقت تعلیم مفت ہے، 15 لاکھ لوگ 1 سال میں ہنرمند ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ ہوئے ہیں، علاج مفت ہے، وہاں پہ علاج کے لیے پیسے لینا جرم ہے، وہ آئل ایکسپورٹ کر کے کیوبا سے ڈاکٹرز امپورٹ کر رہے ہیں، 25,000 ڈاکٹر امپورٹ کیے ہیں، اور جو کیوبن ڈاکٹر کشمیر میں آئے تھے آپ کو پتا ہے کہ ان کی صلاحیت اور میڈیکل سیٹ اپ کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب صدر وینزویلا کا جی صدر امریکہ کے ساتھ رویہ اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا ہمارے پاس پہاڑ بھی بہت ہے، درخت بھی بہت ہے، ہاتھ بھی بہت ہے، یہ کوئی عراق نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ جارحیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز قومی غیرت اور قومی حمیت بھی ہوتی ہے۔ اس نے 20 لاکھ کلاشنکوف عوام میں تقسیم کر دیے کہ سامراج اگر حملہ کرے تو ایک ایک بچہ لڑے گا، مرے گا۔ یہ سوشلزم آج کا سوشلزم ہے۔ ٹھیک ہے۔